Hello guys, welcome to Soldier Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey and today we are going to talk about the third stage, that is the Kant gaseous hypothesis. इससे पहले जो हमने बात करी थी अपने लेक्चर्स में वो थी हमारी बिग बैंग थ्योरी के बारे में और प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस के बारे में। तो गाइस जैसे पहले जो हमने बात करी थी उसमें हमने बात करी थी बिग बैंग थ्योरी में, जो बेसिकली हमने बात करी थी हमने यूनिवर्स की फॉर्मेशन देखी थी। उसके बाद फिर हमने प्लैनेट्स की फॉर्मेशन यानी कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन देखी। अब आज जो हम बात करने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कांत गैसियस हाइपोथेसिस। इसमें भी हम लोगों को जो बात करनी है वो बात हमें ये करनी है कि हमारा जो लिथोस्फीयर था, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। तो ये जो बातें हैं ये हमें कौन बताता है? ये हमें कांत की गैसियस हाइपोथेसिस बताती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर 1 जो हमारा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इमैनुअल कांत जो थे उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी और इनकी ये जो हाइपोथेसिस थी ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड हाइपोथेसिस थी। उसके बाद नासा ने इसको बेस लेकर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उनके बेसिस पे आज जाके नासा हमें ये चीज़ बता पा रहा है कि जो हमारे लिथोस्फीयर थे, जो हाइड्रोस्फीयर थी और जो एटमॉस्फेयर थे उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी। तो आइए बात करते हैं stage third, that is the Kant's gaseous hypothesis। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जा कर के देखना। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया है। वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर्स भी थोड़े डिफ़िकल्टी होगी समझने में। अगर देख रखा है तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो प्लीज़ इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर जा कर के देखना। तो गाइस इससे पहले हम जब प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि जो अर्थ थी, स्टार्टिंग में जो अर्थ की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली वो अर्थ हमारी गैसियस स्टेट में देखने के लिए मिली, यानी कि गैसियस फॉर्म में देखने के लिए मिली। और अर्थ के जो इनिशियल टेम्परेचर्स देखने के लिए मिले वो टेम्परेचर हमारे 2 लाख डिग्री सेल्सियस थे। 2 लाख डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिले। यस, टेम्परेचर बहुत 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 ही ज़्यादा देखने के लिए मिले थे हमें उस समय। लेकिन गाइस उसके बाद क्या होता गया, धीरे धीरे जो हमारी अर्थ थी वो हीट लिबरेट करती चलती चली गई, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर्स थे वो स्केल डाउन होते चलते चले गए। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को पता है, लेकिन तब भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एंड सेकेंड वन इज दी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 2 टर्म हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट दी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल सी बात हमें पता है, किसी भी चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है दैट इज़ नोन एज दी मेल्टिंग पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी स्टेट का या किसी भी फॉर्म का जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में
कन्वर्जन होता है, देन दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका देखने के लिए मिलता है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है आयरन का। ठीक है, नाउ गाइस, अब हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा है, बात बस ये है, ये हमारी अर्थ देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से हमारी कुछ अर्थ थी। अर्थ के जो इनिशियल टेम्परेचर्स देखने के लिए मिले वो थे 2 लाख डिग्री सेल्सियस, 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने के लिए मिले। तो धीरे धीरे जो अर्थ थी वो हमारी हीट को लिबरेट कर रही थी, हीट को लिबरेट वैक्यूम में कर रही थी अर्थ। धीरे धीरे इसका लिबरेशन देखने के लिए मिला। अर्थ क्या कर रही थी? अर्थ इज लिबरेटिंग हीट इन द वैक्यूम। तो इस तरीके से अर्थ हमारी कुछ हीट को लिबरेट कर रही थी गाइस वैक्यूम में। हीट लिबरेशन इन वैक्यूम, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीट लिबरेशन वैक्यूम। वैक्यूम में अर्थ हमारी हीट को लिबरेट कर रही थी। एंड गाइस, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग इसको रेडिएशन बुलाते हैं। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज रेडिएशन। इसी को हम लोग गाइस क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग रेडिएशन बुलाते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन कुछ नहीं बट रेडिएशन इज टेम्परेचर जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर्स हैं वो रिड्यूस करते चलते चले जाते हैं। तो क्या हो रहा था? अर्थ के जो इनिशियल टेम्परेचर थे हमारे वो 2 लाख डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिले, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा ह्यूज टेम्परेचर्स थे। उसके बाद अर्थ क्या कर रही थी? वैक्यूम में इन्हीं टेम्परेचर्स को, हीट को लिबरेट कर रही थी। जो वैक्यूम था उसमें हीट को लिबरेट कर रही थी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बुलाते हैं। गाइस, रेडिएशन क्या होता है? जो टेम्परेचर्स टाइम के साथ साथ रिड्यूस करते चलते चले जाते हैं। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना या इसी चीज़ को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी चीज़ को हम लोग रेडिएशन बुलाते हैं। नाउ गाइस, इतनी जो कहानी है ये बहुत बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसी तरीके से हो रहा था। कई सालों तक, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर तक जो अर्थ थी हमारे वो अपने टेम्परेचर्स लिबरेट करती चलती चली जा रही थी। एंड गाइस, अराउंड समवेयर 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर्स निकल के आए थे वो निकल के आए 2000 डिग्री सेल्सियस। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो तक ये कहानी ऐसे ही चलती गई। बट 3.2 बिलियन ईयर्स अगो में जो अर्थ के टेम्परेचर्स थे वो 2000 डिग्री सेल्सियस आए। इस समय आते आते जो बहुत से सब्सटेंसेस थे उन सब्सटेंसेस ने अपना जो मेल्टिंग पॉइंट था वो अचीव कर लिया था, यानी कि वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ गए थे। बट देयर वर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस देखने के लिए मिले जिनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया था। वो सब्सटेंसेस जो थे हमारे, दे वर सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये सब्सटेंसेस थे गाइज। इन सब्सटेंसेस ने क्या किया? अपना जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको अचीव कर लिया था। सो आर वी गुड अबाउट दीज थिंग्स? तो गाइज, अब होगा क्या? आगे की बात हमारी कुछ इस तरीके से है।
तो ये हमारी अर्थ हो गई। इसी अर्थ के अंदर जो कुछ सब्सटेंसेस हुआ करते थे, उन सब्सटेंसेस ने अपना लिक्विड पॉइंट जो था वो अचीव कर लिया था, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया था उन सब्सटेंसेस ने। उसके बाद गाइस ये लिक्विड पॉइंट अचीव हो गया था हमारी अर्थ के कुछ सब्सटेंसेस का। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ऐसी गैस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया था। उसके बाद गाइस इन सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी थी वो लिक्विड से कम देखने के लिए मिली। द डेंसिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस वर लोअर एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो ये सब्सटेंसेस क्या होने लगे, अपवर्ड राइज करने लग गए। इनकी जो डेंसिटी थी वो लिक्विड से कम देखने के लिए मिली, जिस वजह से ये सब्सटेंसेस जो थे वो अपवर्ड राइज करने लग गए। बेसिकली गाइज ये जो सिनेरियो हो रहा था, अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो किस तरीके से ये अपवर्ड मूव करने लग गए थे, तो हमने घर में कभी कभी एक चीज़ की है, हमने गर्म पानी किया होगा। उस गर्म पानी में से जो बबलिंग होने लग जाती है, ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से ये गैसेस भी बबल के फॉर्म में या बबलिंग करके ऊपर अपवर्ड राइज करती चलती चली जा रही थी। वहाँ पे भी यही चीज़ होता है, जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से लो हो जाती है, इस वजह से वो अपवर्ड राइज कर जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो रहा था। इन सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी थी वो लो थी, जिसकी वजह से वो लिक्विड से अपवर्ड राइज करने लग गए थे। सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, इस तरह के सब्सटेंसेस थे। तो गाइस ये सब्सटेंसेस अपवर्ड जब मूव करने लग गए तो इनकी कुछ राइजिंग वेलोसिटी रही होगी। इन्हीं सब्सटेंसेस की कुछ राइजिंग वेलोसिटी थी। वो राइजिंग वेलोसिटी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम थी। इन सब्सटेंसेस की जो राइजिंग वेलोसिटी थी वो राइजिंग वेलोसिटी किससे कम थी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम थी। और गाइस अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर कोई भी चीज़ इतनी स्पीड से जाती है तो वो जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है उसको पार करके स्पेस में चली जाती है। तो जो सब्सटेंसेस थे उनकी जो राइजिंग वेलोसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिली, जिस वजह से वो कुछ सब्सटेंसेस अर्थ के कुछ किलोमीटर्स ऊपर जा कर के वहीं पे ही स्टैग्नेंट हो गए, वहीं पे ही जा कर के ट्रैप हो गए थे। तो इन्हीं सब्सटेंसेस ने क्या बनाया, इन्हीं सब्सटेंसेस ने फॉर्म कर दिया हमारे एटमॉस्फेयर को। तो इस तरीके से कुछ हमारा एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली थी। तो इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बना था। अगर गाइस हम लोग कंपेयर करते हैं कुछ चीज़ों को तो आपको जानने के लिए मिलेगा, ये देख लो, यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म हो गया था कुछ किलोमीटर्स पे जा कर के। तो अगर हम लोग गाइस कंपेयर करते हैं सर्टेन थिंग्स को, क्या कंपोजिशन था, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। देन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आफ्टर दैट वी हैव
हीलियम, हीलियम के बाद गाइस हमारे पास है हीलियम, वाटर वेपर, देन वी हैव दी हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेजेंट जो कंपोजिशन हमें देखने के लिए मिलेगी, नाइट्रोजन की हमारी 78% है, नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन 21% देखने के लिए मिलेगा, CO2 जो हमें देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ 0.04%। और ये सारी जो गैसेस हैं ये ट्रेसेस में प्रेजेंट हैं। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट कंपोजिशन जो आज हमें देखने के लिए मिलती है। प्रेजेंट हमें ये देखने के लिए मिलता है। ऑन दी अदर हैंड गाइस, अगर हम लोग इसी में ही बात करते हैं हमारी ओरिजिनल कंपोजिशन के बारे में, जो हमें जिस समय हमारी अर्थ ने एटमॉस्फेयर बनाया था उस समय क्या कंपोजिशन देखने के लिए मिल रही थी, तो नाइट्रोजन जो थी गाइस, नाइट्रोजन वॉज 78%, नाइट्रोजन उतनी ही थी। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन वॉज 7% देखने के लिए मिली ऑक्सीजन। देन गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट CO2, तो CO2 हमें 5% देखने के लिए मिली, CO2 वॉज 5%। एंड गाइस जो वाटर वेपर थी वो हमारी 10% देखने के लिए मिली, वाटर वेपर वॉज 10%, और बाकी ये सब ट्रेसेस में प्रेजेंट थे। तो आप लोग खुद देख सकते हो, ये जो मैंने ऑरेंज से या पिंक से लिख रखा है ये हमारी प्रेजेंट कंपोजिशन है, और जो ब्लू से मैंने लिख रखा है वो हमारी ओरिजिनल कंपोजिशन थी। तो नाइट्रोजन जो है गाइस वो 78% थी, ऑक्सीजन हमारा 7% था, बट आज जो ऑक्सीजन है दैट इज़ 21%, CO2 हमारी 5% देखने के लिए मिली ओरिजिनली, और आज जो CO2 है दैट इज़ 0.04%, और वाटर वेपर 10% थी, और बाकी जो गैसेस है वो ट्रेसेस में। तो आप लोग एक चीज़ खुद देख सकते हो, ये जो इतना ज़्यादा गैप देखने के लिए मिलता है ओरिजिनल और आज यानी कि प्रेजेंट कंपोजिशन में, वो किस वजह से आया। अब हमें बात इसके बारे में करनी है कि ये जो गैप देखने के लिए मिले ये गैप क्यों आए, ठीक है। सो गाइस, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, तो बात अभी तक की जो बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई। मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारी जो अर्थ थी उसके कुछ सब्सटेंसेस हुआ करते थे, जो सब्सटेंसेस अपने लिक्विड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया था, कुछ सब्सटेंसेस ने अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया था। तो जिन सब्सटेंसेस ने अपना जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको अचीव कर लिया था वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस देखने के लिए मिले, एज़ कम्पेयर टू दी सब्सटेंसेस दोज हु हैव अचीव देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारी अर्थ थी वो हमारी अर्थ लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिल रही थी, और जिन सब्सटेंसेस ने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया था उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो लिक्विड से क्या कर गए, अपवर्ड राइज मूव करते गए। अपवर्ड राइज मूवमेंट होने की वजह से उन सब्सटेंसेस की जो राइजिंग वेलोसिटी थी वो राइजिंग वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम देखने के लिए मिली, जिस वजह से वो अर्थ के कुछ किलोमीटर्स ऊपर जा कर के ट्रैप हो गए और उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म किया था। ओके गाइस, नाउ गाइस वी हैव सम मेजर सब्सटेंसेस। हमारे पास कुछ मेजर सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं हमारे, जिन्होंने हमारे अर्थ सरफेस को क्रिएट किया। तो वो सब्सटेंसेस क्या क्या थे जिन्होंने हमारे अर्थ सरफेस को क्रिएट किया? दो सब्सटेंसेस वर सिलिका, एल्यूमिनियम। सिलिका था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम देखने के लिए मिला,
मैग्नीशियम था, कॉपर देखने के लिए मिला, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन एंड गाइस निकेल। तो ये कुछ सब्सटेंसेस थे जिन्होंने हमारे अर्थ के सरफेस को फॉर्म किया। तो गाइस ये जो सब्सटेंसेस हैं दे आर इम्मिसिबल, ये मिक्स नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर इम्मिसिबल सब्सटेंसेस, और इनमें अकेला सिलिका ही एक ऐसा है जो कि नॉन मेटल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस थे जिन्होंने हमारी अर्थ सरफेस को फॉर्म किया, और दे आर इम्मिसिबल लिक्विड्स। ये इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं, और सिलिका इनमें एक अकेला हमें नॉन मेटल देखने के लिए मिल रहा है। नाउ गाइस, अब अगर ये इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं तो ये सेडिमेंटेशन शो करेंगे। सेडिमेंटेशन ये शो करेंगे। गाइस सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड्स अरेंज देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटी। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड arrange themselves basis of decreasing डेंसिटी। डिक्रीजिंग डेंसिटी पे ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये जो सेडिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे हमें, तो डिक्रीजिंग डेंसिटी किस तरीके से? जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला सब्सटेंस होगा वो सबसे नीचे देखने के लिए मिलेगा, और सबसे लोवेस्ट डेंसिटी वाला जो सब्सटेंस होगा वो हमें सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो एक डायग्राम इसका भी हम लोग बना लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है, और जो इनर मोस्ट सब्सटेंस देखने के लिए मिलता है, दैट इज द आयरन। आयरन देखने के लिए मिलता है सबसे इनर मोस्ट। आयरन के बाद हमें जो अगला सब्सटेंस देखने के लिए मिलता है गाइस, दैट इज द निकेल। आयरन के बाद हमें देखने के लिए मिलता है हमारा नेक्स्ट सब्सटेंस, दैट इज द निकेल। Guys, after nickel we have the next substance। इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग बुलाते हैं कॉपर। नाउ गाइस, सबसे जो इनर मोस्ट सब्सटेंस है वो हमारे पास आयरन है। आयरन के बाद निकेल देखने के लिए मिल रहा है। Then guys we have copper, और after copper we have guys कॉपर के बाद हमें जो नेक्स्ट सब्सटेंस देखने के लिए मिल रहा है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखने के लिए मिल रहा है। गाइस मैग्नीशियम के बाद जो नेक्स्ट सब्सटेंस है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है हमारा आयरन, निकेल, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम देखने के लिए मिल रहा है। एल्यूमिनियम,
गाइस एल्यूमिनियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्सटेंस देखने के लिए मिल रहा है दैट इज सिलिका। सिलिका सो गाइस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिका देखने के लिए मिल रहा है। तो इतनी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो सब्सटेंसेस है ये डेंसिटी के बेस पे किस तरीके से क्लासिफाइड है। सबसे जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है वो है आयरन, उसके बाद जो लोवेस्ट डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है वो है सिलिका की। तो गाइस यूपीएससी आपसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, अरेंज दीज सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग डेंसिटी या इंक्रीजिंग डेंसिटी के बेसिस पे पूछ सकता है। नो वन नोस यूपीएससी क्या जानता है, क्या पूछ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। हमें पहले से ही पता है कि क्वेश्चंस आर अनप्रिडिक्टेबल, बट हो सकता है एग्जामिनर आपसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछ ले क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन ही आपसे पूछता है। एनडीए में तो 100% मतलब 100% नहीं, एनडीए में तो आपसे शायद ही पूछ ले। नो गाइस, और एक चीज़ और हमें देखने के लिए मिल रही है, हमने बात कर ली थी हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, तो यहीं पे ही हमारा एटमॉस्फेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर भी हीट लॉस या फिर हीट लिबरेशन कर रहा है। इस एटमॉस्फेयर से भी हीट लिबरेशन देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स भी क्या कर रहे हैं, ये सेडिमेंट्स भी अपना हीट लिबरेट करते चलते चले जा रहे हैं। दीज सेडिमेंट्स और आर ऑल्सो लिबरेटिंग हीट, ये सेडिमेंट्स भी हीट लिबरेट कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, डिक्रीज रिडक्शन इन टेम्परेचर विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता चलता चला जाता है, वो टेम्परेचर रिड्यूस होता चलता चला जाता है। तो ये कुछ कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है हमारी अर्थ के सरफेस की। एटमॉस्फेयर भी गाइस क्या कर रहा है, कंडेंसेशन कर रहा है, हीट लॉस करता चलता चला जा रहा है। नाउ गाइस एक चीज़ अब हमें पता ही है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसको कूल करते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता चलता चला जाता है। बट गाइस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये जो एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, ये मेटल टू मेटल वेरी करता चलता चला जाता है। और मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि सिलिका अकेला यहाँ पे नॉन मेटल देखने के लिए मिलेगा। सिलिका अकेला यहाँ पे एक ऐसा नॉन मेटल है। गाइस metal contraction is very less than the non-metals. Metal contraction is very less than the non-metals. जो metals का contraction देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। यानी कि जो सिलिका है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। एंड गाइस the highest contraction is shown by silica because it is the only non-metals and it becomes almost 1/3 of its original volume. ये जो पूरा सिलिका देखने के लिए मिल रहा है ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 1/3 हो जाएगा।
तो होगा क्या, होना कुछ भी नहीं है, बस ये देखो, ये हमारा लिक्विड एल्युमिनियम देखने के लिए मिलेगा। अभी जो मैंने आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन दिखाया था, ये देख लो एक बार इसको। ये सिलिका है, ये एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, आयरन। अभी हम लोग बात करेंगे बस सिलिका और एल्युमिनियम के बारे में। तो ये हमारा लिक्विड एल्युमिनियम हो जाएगा, और जो हमारा सिलिका था वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने साइज़ का सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही रह जाएगा। तो ये अपने साइज़ से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और सिर्फ ये कितना हो गया, 1/3 रह गया। तो इस तरीके से कुछ सिलिका देखने के लिए मिल रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट करके लिक्विड एल्युमिनियम के ऊपर फ्लोट करने लग गया। अब क्या हो रहा था गाइस, अंदर तो हमें पता ही है, अंदर हमें लिक्विड स्टेट देखने के लिए मिल रहा था। अंदर हमारे पास लिक्विड अर्थ थी, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स थे वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही थे। अब जब ये एल्युमिनियम एक्सपोज हो गया अर्थ सरफेस पे और सिलिका कॉन्ट्रैक्ट होके अपने साइज का सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही रह गया, दिस इज सिलिका, दिस इज एल्युमिनियम। जब सिलिका कॉन्ट्रैक्ट होके 1/3 रह गया, तो ये जो एल्युमिनियम था ये एक्सपोज हो गया अर्थ सरफेस के ऊपर। अब जो हीट लिब्रेशन था वो एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये जो लिक्विड एल्युमिनियम था ये हीट को लिब्रेट करने लग गया सरफेस पे। 2 हीट लिब्रेशन हो रहा था, बट हीट लिब्रेशन उतना ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा था जितना ज़्यादा सिलिका का हो रहा था। अब ये हीट लिब्रेशन एल्युमिनियम भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये लिक्विड एल्युमिनियम अब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और गाइस एक चीज़ और आप लोग जान जाओ या सुन लो, जो हीट लिब्रेशन देखने के लिए मिलता है, तो जो हमें हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है, वो हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा, यानी कि गाइस जो मैक्सिमम हीट लॉस होगा वो सरफेस से देखने के लिए मिलेगा, और जो मिनिमम हीट लॉस देखने के लिए मिलेगा वो सेंटर से देखने के लिए मिलेगा। सेंटर से अगर सरफेस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम हीट लॉस है वो सरफेस पे देखने के लिए मिल रहा है, और मिनिमम हीट लॉस हमें इंटीरियर में देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन है वो सरफेस फिनोमिना देखने के लिए मिल रहा है। नाउ गाइस, तो जो सिलिका था वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने साइज़ का सिर्फ और सिर्फ 1/3 बचा, और जो एल्युमिनियम था वो एक्सपोज हो गया सरफेस पे। और फिर एल्युमिनियम क्या कर रहा था, एल्युमिनियम हीट लॉस कर रहा था, यानी एल्युमिनियम रेडिएशन शो कर रहा था, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ एल्युमिनियम के जो टेम्परेचर्स थे वो भी रिड्यूस करते चलते चले जा रहे थे। तो अब होता क्या है गाइस, होता कुछ भी नहीं है। नाउ सॉलिडिफाइड सिलिका ओनली कवर्स 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम and the liquid aluminum was exposed to the surface. Actually guys, solid silica was floating over the liquid aluminum when liquid aluminum exposed over the surface, so maximum heat loss
took place from liquid aluminium over a period of time, and this liquid aluminium also converted into solid aluminium. But guys, the remaining metal inside earth are still in liquid form. जो अर्थ के अंदर के रिमेनिंग लिक्विड्स हैं वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों का सॉलिडिफिकेशन हुआ है, एक तो सिलिका का, दूसरा एल्यूमिनियम का देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग गाइस एक टॉप व्यू देखते हैं। रिमेंबर गाइस, ज्योग्राफी में हमें सिर्फ दो ही व्यू से मतलब है, एक हमारा टॉप व्यू, दूसरा हमारा साइड व्यू। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, टॉप व्यू देखने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारी अर्थ का एल्यूमिनियम वाला पार्ट, और इसके ऊपर है हमारा सिलिका। सिलिका ये रहा गाइस। क्यों? क्योंकि ये क्या कर गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, और कॉन्ट्रैक्ट करके ये सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल साइज़ का 1/3 ही बचा है। ये हो गया हमारा सिलिका जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। और यहाँ पे हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। बेसिकली ये कुछ किलोमीटर्स तक ही था। ये हो गया गाइस हमारा एटमॉस्फेयर। दिस इज़ आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये इसको हम लोग कहेंगे हमारा ये है अपर क्रस्ट। नाउ अब हम लोग गाइस इसको टेक्निकल नेम से बुलाएंगे। जो इसका टेक्निकल नाम देखने के लिए मिलेगा उसी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ये हमारा अपर क्रस्ट हो गया, और ये हमारा लोअर क्रस्ट देखने के लिए मिला। नाउ गाइस, इस डायग्राम में तो हमने दो चीज़ों का फॉर्मेशन देख लिया। एक तो हमारी लिथोस्फीयर हो गई और दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब बचता है एक चीज़, दैट इज़ दी हाइड्रोस्फीयर। नाउ गाइस, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट हैज़ also lose the heat and condensation is done, and formation of the cloud took place, and a massive rainfall took place for millions and millions of years, and the lower crust was covered with water, and thus the oceans were formed. होगा क्या? कुछ भी नहीं होना है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा था, कंडेंसेशन कर रहा था। कंडेंसेशन में क्या होता है, इस कंडेंसेशन में इसने भी टेम्परेचर्स लूज़ किए, और आगे चल के इसने भी क्या कर दिया, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर दी। एटमॉस्फेयर जब टेम्परेचर्स लूज़ कर रहा था तो इसने भी एटमॉस्फेयर कंडेंसेशन किया। एटमॉस्फेयर ने कंडेंसेशन किया। कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस। क्या हुआ कंडेंसेशन में, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन हो गया था। जो भी वाटर वेपर थी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, और फर्दर कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, क्लाउड्स की फॉर्मेशन देखने के लिए मिल गई थी। ये हम लोग गाइस एक टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी कि हम लोग ऊपर हैं और अर्थ नीचे है। हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। ये तो कंडेंसेशन गाइस होने की वजह से
मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तक यहाँ पे क्या होती गई, यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिली। इसी हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओशंस की फॉर्मेशंस देखने के लिए मिली थी। बेसिकली जितना भी ये एरिया था ये किसने कवर कर लिया था, ये वाटर ने कवर कर लिया था। और इस तरीके से हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी हो जाती है, ओशंस की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। एटमॉस्फेयर ने कंडेंसेशन किया। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर गए थे। कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या हुआ था, रेनफॉल देखने के लिए मिली थी, यानी कि प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिला था। जिसकी वजह से जो हमारा लोअर क्रस्ट था, लोअर क्रस्ट के ऊपर क्या हो गया था, वाटर देखने के लिए मिला था और ओशंस की फॉर्मेशन देखने के लिए मिल गई थी। तो गाइस इतनी सी बात है जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग एक साइड व्यू देख लेते हैं, ये हो गई हमारी अर्थ और इस अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा हो गया ये सिलिका। सिलिका देखने के लिए मिला गाइस, जिसको हम लोग बुलाते हैं अपर क्रस्ट। ये हमारा क्रस्ट हो गया और ये हमारा लोअर क्रस्ट हो गया। हैवी रेनफॉल होने की वजह से गाइस क्या हुआ, जो वाटर था वो इस तरीके से देखने के लिए मिला था। तो साइड में वाटर देखने के लिए मिल रहा था, जो लोअर क्रस्ट था उसके ऊपर वाटर आ गया था और अपर क्रस्ट देखने के लिए मिल रहा है। अपर क्रस्ट के साइड में हमें भी वाटर देखने के लिए मिल रहा है और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, यही हमारा है ओशंस। यही फॉर्मेशन इस तरीके से हुई थी, हमारे ओशंस की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। नाउ गाइस अगर हम लोग देखते हैं एक डायग्राम, अब हमें देख लेते हैं एक साइड व्यू। सर बॉटल, थैंक यू। ये हो गई हमारी लोअर क्रस्ट। दिस इज लोअर क्रस्ट। ये हो गया हमारा अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट हो गया। अंदर जो है लिक्विड अर्थ देखने के लिए मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में है सब कुछ। बट गाइस एक चीज़ याद रखना, ये लिक्विड फॉर्म हमेशा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज से आने वाले कुछ साल यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाद ये जो इंटीरियर आज हमें लिक्विड देखने के लिए मिल रहा है, यही इंटीरियर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है, ये लिक्विड इनसाइड एंड गाइस यहीं पे ही हमें देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे ओशंस। ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, हम लोग साइड से अर्थ को देख रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ये हो गए हमारे ओशंस। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा साइड व्यू देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसी में ही मैं एक टॉप व्यू भी इसका एक बना दूं तो टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। टॉप व्यू के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं तो ये हो गई हमारी अर्थ, ये अर्थ हो गई। इसके अंदर हमें हमारा जो फ्लोटिंग या फिर हमारा जो सिलिका है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। और ये फॉर्मेशन यहाँ पे हमको अंदर ओशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हो गए ओशंस। ये हम लोग गाइस टॉप व्यू देख रहे हैं। रिमेंबर, इससे पहले हमने साइड व्यू देखा था और ये हमारा टॉप व्यू हो गया। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर एक लैंड मास देखने के लिए मिल रहा है, इसी लैंड मास को दिस पीस ऑफ द अपर क्रस्ट, ये जो पीस है ये अपर क्रस्ट का, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? पैंजिया बुलाते हैं। दिस पीस ऑफ द अपर क्रस्ट इज नोन एज पैंजिया एंड दिस सुपर ओशन इज नोन एज पैंथलासा। वो जो क्रस्ट का एक पीस देखने के लिए मिल रहा है अपर क्रस्ट का, उसको हम लोग पैंजिया बुलाते हैं और इसको हम लोग पैंथलासा बुलाते हैं। तो अब हमने एक कॉन्टिनेंट जिसको पैंथलासा बोलते हैं, अभी इसी कॉन्टिनेंट का फर्दर इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा और प्रेजेंट डे जो हमें कंट्रीज़ देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, उनकी फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी इसी पैंथलासा से। आगे आने वाले लेक्चर्स में बात होगी। और ये हमारा हो गया ओशन, जिसको हम लोग टेक्निकल नेम से बुलाते हैं, दैट इज़ पैंथलासा। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, ये जो मैप हमें, ये जो डायग्राम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इस तरीके की अर्थ जो हमें देखने के लिए मिल रही है, ये आज से 3 बिलियन ईयर्स अगो इसी तरीके से देखने के लिए मिलती थी। थ्री बिलियन ईयर्स अगो जो हमारी अर्थ थी, वो हमारी अर्थ इस तरह से देखने के लिए मिलती थी। एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम लोग पैंजिया बुलाते थे और एक सुपर ओशियन था जिसे हम लोग पैंथलासा बुलाते थे। जो प्रेजेंट वर्ल्ड मैप अचीव हुआ है, जो आज के समय में हम लोग वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, वो 45 बिलियन ईयर्स अगो हमें देखने के लिए मिला था। तो अगर मैं आपको एक क्रिस्प बताऊं, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो अभी तक का हमारा डिस्कशन था, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के अब तक का जो डिस्कशन हमें देखने के लिए मिला, उसका जो अगर मैं क्रिप्स बताऊं तो वो कुछ इस तरीके का था। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला प्राइमोर्डियल मैटर। एक प्राइमोर्डियल मैटर था। उस प्राइमोर्डियल मैटर में क्या देखने के लिए मिला? एक बिग बैंग। बेसिकली इसे ही हम लोग
प्राइमरी बैंग भी बुलाते हैं। प्राइमोर्डियल मैटर में जो बिग बैंग देखने के लिए मिला, उसकी वजह से ये जो प्राइमोर्डियल मैटर था ये कन्वर्ट हो गया हमारे सुपर नोवा में। सुपरनोवा में भी हमारा बैंग देखने के लिए मिला। इसी बैंग को हम लोग सेकेंडरी बैंग बुलाते हैं। इसी सेकेंडरी बैंग होने की वजह से जो हमारा सुपरनोवा था वो कन्वर्ट हो गया एक नेबुला में। रिमेंबर दीज नेबुला वर रोटेटिंग। ये जो नेबुला थे ये नेबुला रोटेट कर रहे थे। तो ये जो बातें हमने करी थी, ये बात हमने करी थी हमारी बिग बैंग थ्योरी के अंदर। उसके बाद गाइस इतनी बातें तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर यानी कि बिग बैंग थ्योरी में कर ली थी। उसके आगे की कहानी हमें कौन बताता है? नेबुला से आगे की जो कहानी है वो हमें हमारी प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस बताती है। तो नेबुला के बाद हमें देखने के लिए मिले हमारे गैसियस, नेबुला के बाद हमें देखने के लिए मिले हमारे गैसियस नेबुलास। गाइस ये जो गैसियस नेबुला की फॉर्मेशन हुई, इनके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यू टू रोटेटिंग मास जो था वो डिस्प्लेस कर गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स देखने के लिए मिला था, प्लस रोटेशन की वजह से जो मास था उसका मास डिस्प्लेस कर गया था, जिसकी वजह से गैसियस नेबुला की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली थी। एंड गाइस गैसियस नेबुला के साथ साथ ही हमें क्या देखने के लिए मिले थे? हमारे प्रोटो स्टार्स देखने के लिए मिले थे। गैसियस नेबुला के बाद हमें क्या देखने के लिए मिला था गाइस? इन्हीं गैसियस नेबुला के बाद हमें गैसियस स्फीयर देखने के लिए मिला था। और ये रेवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्व कर रहे थे। दीज गैसियस स्फीयर वर रिवॉल्विंग, रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला। इन्हीं गैसियस स्फीयर में फर्दर हमें रेडिएशन लॉस देखने के लिए मिला। रेडिएशन लॉस होने की वजह से गाइस ये एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए थे। लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्जन इनका देखने के लिए मिला था। एंड वन थिंग मोर गाइस, यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है ये हमें बताती है हमारी प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद जो आज की कहानी है वो आपको पता ही है। ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, गैसेस का डिस्चार्ज देखने के लिए मिला था। लिक्विड स्टेट के बाद यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर भी देखने के लिए मिला। लिक्विड स्टेट से गैसियस का डिस्चार्ज हुआ, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हो गई। एटमॉस्फेयर ने फर्दर हीट लॉस किया, जिसकी वजह से कंडेंसेशन देखने के लिए मिला।
एटमॉस्फेयर ने गाइस क्या किया, हीट लॉस किया, जिसकी वजह से कंडेंसेशन देखने के लिए मिला। इसी कंडेंसेशन की वजह से गाइस क्या देखने के लिए मिला, प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिली, यानी कि जिसे हम लोग रेनफॉल बुलाते हैं, रेनफॉल देखने के लिए मिला। और ये लिक्विड स्टेट जो था ये सॉलिडिफाई कर गया था। इसी लिक्विड स्टेट जो सॉलिडिफाई कर गया था रेडिएशन लॉस की वजह से, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सॉलिडिफाइड क्रस्ट। ये किस वजह से हुआ था, ये रेडिएशन लॉस की वजह से देखने के लिए मिला था। प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिला। प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या हो गया था, प्रेसिपिटेशन की वजह से हमारे ओशंस की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली थी। हमारे जो ओशंस थे वो देखने के लिए मिले थे। ये इतनी जो कहानी है ये हमें कौन बताता है, दिस थिंग इज नोन एज, और ये जो कहानी है ये हमें बताई गई है कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस ने। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने ये बातें डिस्कस करी। बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस में जो डिस्कशन किया वो ये हुआ था। उसके बाद आज का डिस्कशन हमारा ये था इतना। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया है पैंजिया, और एक सुपर ओशन बनाया है पैंथलासा। नाउ गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप लोग क्लास 11th की जो NCERT है उसमें एक चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो क्लास 11th की NCERT में थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लेना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। पढ़ के आओगे तो गुड, नहीं पढ़ के आओगे तो यहाँ तो डिस्कशन होगा ही। So this is all for the day. Thank you guys.